हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। फिर उसके बाद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी पहली बार ऐसा हुआ है, इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है। तो हम यूएनएससी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे और ये जो इशू है इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद ANPR कैमरा स्कीम है। ये ANPR जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा। तो ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद अर्थ गंगा इनिशिएटिव है, उसको देखेंगे। और VPHEP ये एक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड में चलाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसका अपोजिशन किया जा रहा है, तो थोड़े बहुत फैक्ट हैं वो देखेंगे। और फिर इंडिया बांग्लादेश ने जॉइंट कमीशन की अभी मीटिंग हुई थी, जॉइंट रिवर कमीशन की 38वीं मीटिंग थी। तो इसके अंतर्गत कुछ बदलाव लाए गए हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के बारे में है। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें ये बताया गया है कि अब जितने भी इंडिया में जो फर्टिलाइज़र हैं, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र हैं, तो वो सारे सिंगल नेम, एक जो सिंगल ब्रांड नेम है और जो उसका सिंगल लोगो है, उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये इसका ब्रांड नेम क्या रहेगा, देखिए ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि इसको ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनको सब्सिडी दी जाती है। तो अब ये जब से स्कीम आई है, तो इसके अंतर्गत ये होगा कि जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उनका ब्रांड नेम रहेगा भारत। ये देखिए, अगर यूरिया का फर्टिलाइज़र है तो उसका नाम रहेगा भारत यूरिया। फिर अगर DAP का फुल फॉर्म है डाई अमोनिया फास्फेट, अगर इस पे बेस्ड फर्टिलाइज़र तो उसके आगे भारत लग जाएगा। और यदि MOP है म्यूरिएट ऑफ पोटाश, तो ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं उनके आगे भारत लगा रहना ज़रूरी है। तो जो ब्रांड नेम है उसका नाम है भारत। और ये जो जिस स्कीम के अंतर्गत आ रहा है तो उसका नाम ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो इसके अनुसार जो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो स्कीम है, इसके अनुसार ये बताया गया है कि ये जो 1/3 वाला पोर्शन होगा, पूरा जो बैग रहेगा फर्टिलाइज़र का, उसमें 1/3 पोर्शन पे जो कंपनी जिसने इसको फर्टिलाइज़र को बनाया है वो अपना नाम लिख सकते हैं, वो अपनी ब्रांडिंग और अपना लोगो कर सकते हैं। और बाकी जो 2/3 वाला पोर्शन है, ये करीब 2/3 वाला पोर्शन है, इस पे जो ब्रांड है ये भारत, जो कि मैंने बताया भारत, जिसके साथ जिस तरह जो भी ये फर्टिलाइज़र है उसको उसका नाम, और ये जो स्कीम है इसको 2/3 पोर्शन में रहना चाहिए। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग अलग पैकेज जो है उनके कलर हैं, ये डिपेंड करता है कौन सा फर्टिलाइज़र है। जैसे यूरिया है, DAP है, NPK है, MOP है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये रही वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि UNSC से रिलेटेड है। अभी आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि UN की एक बॉडी है। इस बॉडी में 15 मेंबर रहते हैं और इस 15 मेंबर में से 5 मेंबर परमानेंट रहते हैं और बाकी के जो 10 मेंबर हैं उनका इलेक्शन हर 2 साल के लिए होता है। तो जो 10 नंबर है, इस वक्त इंडिया भी इन 10 मेंबर में से एक है। तो जब भी किसी भी बात मतलब कोई भी रेजोल्यूशन जब पास होता है इसमें UNSC में, तो वो ये जो 15 मेंबर नेशन है ये इसमें मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और ये जो 5 कंट्री जो हैं जिनके पास वीटो है, तो बिल्कुल ज़रूरी है 100% सारी कंट्रीज़ का वीटो ज़रूर उसमें होना चाहिए, तभी वो जो रिजोल्यूशन है उसको पास किया जा सकेगा। तो अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट, आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी लंबा इतने समय से 6 महीने से वॉर चल रहा है। तो अभी यहाँ पे बात हुई है कि एक रिजोल्यूशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको बोलने की अनुमति दी जाए UNSC में,
ताकि ये जो वॉर चल रहा है इतने समय से, तो एक वो अपना जो पर्सपेक्टिव हो चीज़ें वहाँ पे बता सके, उनके कंसर्न जो है लोग डिस्कस कर सके, इतने बड़े प्लेटफॉर्म यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पे उसका डिस्कशन हो सके, तो इसके लिए रेजोल्यूशन था। तो फिर इसमें क्या हुआ है, ये जो 15 मेंबर थे इसमें से चाइना ने तो अपने आप को हटा लिया, एब्सटेन कर लिया है वोटिंग करने से, बट इंडिया ने अगेंस्ट किया है कि ये जो है ये चाहते हैं कि वो बोल सके, यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और बाकी जो जैसे आप रशिया ने जो है वीटो इसको नहीं किया है, तो इसकी वजह से अब ये जो है डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इशू है। इससे कोई पर्टिकुलर जो इंडिया और रशिया, क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू नहीं था, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। ये बस ऐसे ही नॉर्मल प्रोसीजरल वोट था, तो उस पर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमेशा से आप जानते हैं हमारी हिस्ट्री रही है कि जब भी कोई भी ऐसा इशू रहा है जो यूएनएससी में जिसमें इंडिया के कंसर्न होते, तो रशिया हमेशा इंडिया की साइड वोटिंग करता था, और जब भी कभी रशिया के कंसर्न होते हैं तो इंडिया जो है हमेशा रशिया के साइड करता था। तो इस बार थोड़ा सा बस अलग हुआ है पहली बार, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो बस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यूएनएससी से रिलेटेड। तो एक्चुअली यूएनएससी जो है आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के 6 बॉडीज़ हैं, जो कि पहला है यूएनजीए, और ये जो दूसरा यूएनएससी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और फिर उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर सेक्रेटेरिएट। ये जितनी भी बॉडीज़ हैं यूएन की, इसमें सिर्फ आईसीजे जो है इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है हेग में है, नीदरलैंड, और बाकी जितने भी हैं सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये जो यूएनएससी है आप देख सकते हैं करीब 15 मेंबर की जो है ये बॉडी है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर है इसमें कौन कौन आता है, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, यूएस। ठीक है, तो ये 5 परमानेंट मेंबर है, और जो बाकी मेंबर हैं उनकी जो है हर दूसरे साल पे वोटिंग होती है, और 2 साल बाद उनकी जगह पे किसी और कंट्रीज़ को दे दिया जाता है। और सारी जो कौन कौन सी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये होता है अलग अलग जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं सबके लिए डिवाइड है कि इस कॉन्टिनेंट से इतने कंट्रीज, कॉन्टिनेंट से इतने कंट्री, वो सब आते रहते हैं। तो उनकी फिर वोटिंग के अकॉर्डिंग उनका इलेक्शन होता है। तो 10 परमानेंट मेंबर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं, नॉन परमानेंट और परमानेंट तो हमेशा वही रहेंगे। ठीक है, तो ये रहा यूएनएससी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें एक दिक्कत ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के, जिनको 5 को मिला हुआ है, तो ये अधिकार मिला है, तो इनके और ऐसा है कि अगर किसी भी चीज़ को वीटो कर देंगे, वीटो पावर अगर इनको प्रोवाइड की गई है कि अगर इन्होंने वीटो कर दिया तो उस चीज़ को पास ही नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता है जितना इनका करता है। तो एक तरह से इसमें डेमोक्रेसी की कमी देखा जा रहा है। तो समय समय पे बातें होती रहती हैं कि इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए, इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर जैसी चीज़ हटा देनी चाहिए, या फिर और भी कंट्रीज़ को इंक्लूड करना चाहिए। तो ये बातें हैं अलग अलग। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि अर्थ गंगा से रिलेटेड है। अर्थ गंगा अभी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी जो है फिर से इस पर बात हो रही है कि इसका अर्थ गंगा ये एक तरह से नामामी गंगे आपने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड ये उसी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आता है। इसका ये है कि जो गंगा हमारी रिवर है, तो उस गंगा रिवर के को जो है इम्प्रूव करना, उसका आप जानते हैं कितना पोल्यूशन हो रहा है, रिवर पोल्यूशन, उसको इम्प्रूव करना, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी लाइवलीहुड पे के लिए कुछ करना, कि सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है मेनली गंगा रिवर के अलोंग। तो ये जो मिशन है, ये जो अर्थ गंगा है, इसका जो मॉडल दिया गया है, उस मॉडल के 6 प्रिंसिपल हैं। जैसे 6 प्रिंसिपल अगर हम देखेंगे अर्थ गंगा के अंतर्गत आते हैं, तो पहला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये कहा गया है कि जो गंगा रिवर है, इसके चारों तरफ जो है जहाँ तक ये रिवर बहती है, तो इसके 10-10 किलोमीटर की दूरी तक जो एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा रही है, वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे ये काऊ डंक, ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे जो कि रिवर को, हमारी गंगा रिवर को जो है पॉल्यूट करे।
तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है, तो इस पे बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। और पब्लिक पार्टिसिपेशन की इसकी साफ़ सफाई में जो लोग हैं वहाँ के आसपास रहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, तो एक तरह से अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों में और उनको भी वॉलंटियर किया जाएगा ताकि वो इसमें भी भागीदारी उनकी हो सके। और फिर जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं उस एरिया में उनको एम्पावर करना है, उनको फाइनेंशियल, उनको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी पावर है उनको दी जाए ताकि वो अपने हिसाब से चीज़ें कर सकें। तो ये एक इसका पिलर है। फिर उसके बाद मेनली इसका काम है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना है और जो कल्चरल हेरिटेज है उस रीजन की उस पर ध्यान देना है। और ग्रे वाटर मैनेजमेंट आप जानते हैं कि जब भी जो घर से हमारे गंदा पानी निकलता है, ये सब जो पानी है इसको साफ़ करना और साफ़ ही करने के बाद इसको प्रॉपर साइंटिफिकली मैनेज करने के बाद ही रिवर में डाला जाए ताकि कुछ हार्मफुल चीज़ें हमारे जो ग्रे वाटर में होती है वाटर को पल्यूट ना करे। तो ये एक इसका पिलर है। और लाइवलीहुड जनरेशन फॉर लोकल हार्ट, कि मतलब वहाँ पे जो लोग आसपास रहते हैं वो अपनी वो उसके थ्रू जैसे छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि फ़िशिंग हो गया और भी एक्वाकल्चर टाइप की चीज़ें करें ताकि वो अपना जो जीवन यापन है इस पे जो डिपेंडेंट है गंगा रिवर पे उसको कर पाएँ। तो ये कुछ इससे रिलेटेड इसके मेन पर्पस हैं अर्थ गंगा से रिलेटेड। फिर चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि ANPR कैमरा से रिलेटेड है। तो ये जो ANPR कैमरा है, अभी ये बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने प्लान किया है कि जितने भी हमारे जो टोल प्लाजा हैं, आप जानते हैं जब भी कभी आप रोड से ट्रेवल करते हैं, बाई रोड ट्रेवल करते हैं, तो पहले तो आपको वहाँ पे टोल प्लाजा पे खड़े होके आपको टोल देना पड़ता था। और लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे फास्ट टैग टेक्निक आ गई है तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक फास्ट टैग का कार्ड लगा रहता है। उसमें जो रीडर होता है, जो उसका जो उसमें एक कोड होता है, तो वो वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, वो उसको रीड करके आपके जो टोल है वो ऑटोमेटिकली जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। आपको जाके वहाँ पे पैसा देना ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आप तुरंत आप जाते जाओगे वो कट जाएगा। तो और फिर आप जो है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो फास्ट टैग का ये फ़ायदा था। अब गवर्नमेंट कोशिश करेगी इसको और एडवांस करने की। तो कैसे एडवांस करेंगी, तो मेनली इनका ये जो है ANPR कैमरा लगाया जाएगा। ANPR कैमरे का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नेचुरल प्लेट रीडर, कि आपका जो ये आपकी जो नंबर प्लेट होगी उसको नंबर प्लेट को कोई ऐसा कैमरा लगेगा कि जो आपकी जो नंबर प्लेट है उसको डिडक्ट कर लेगी आपका नंबर प्लेट कौन सी है। वहाँ पे मतलब उस नंबर प्लेट से रिलेटेड आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो सिस्टम्स में सेव होगी। और यदि आप जा रहे हैं और आपके पास मतलब कोई अगर दिक्कत है या फिर जो टोल प्लाजा कलेक्ट करना है, किसकी कार है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें टोल प्लाजा को मैकेनिकली करनी होती थी वो सब चेंज हो जाएंगी और वैसा नहीं करना पड़ेगा, ताकि मतलब ये जो मैनुअली लोगों को इतना काम करना पड़ता है तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि डिजिटाइजेशन हो जाएगा उस चीज़ का। और जो मैन फोर्स जो वेस्ट हो रही है इसमें टोल प्लाजा में, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और भी कर सकते हैं। तो ये बस मेन पर्पज़ है और चीज़ को कन्वीनियंट बनाने का। ये हो गया ANPR कैमरा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि बात कर रहा है विष्णु गार्ड पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है और ये किस पर बेस्ड है, ये अलकनंदा रिवर आप जानते हैं जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो इस रिवर पे ये बेस्ड है और इसका मेन काम है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिसिटी उस रीजन में, जो ये वाला रीजन है यहाँ पे विष्णु गार्ड पाइपल कोंडा, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना मेन इसका काम है इस प्रोजेक्ट का। और इसको फंडिंग जो की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। तो अभी क्या हुआ है, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ के जो रीजन के लोग हैं वो लोग इस चीज़ पे वो कंसर्न दिखा रहे हैं कि उसकी वजह से वहाँ की जो इकोलॉजी है, जो हमारे जो उत्तराखंड रीजन में जो वहाँ की इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, उस पर बहुत ही बुरा असर हो सकता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो अब वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि वो अभी पहले इस पे ध्यान देंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कि सच में ऐसा हो रहा है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे जो है प्रोसीड करेंगे कि उस पर क्या करना है क्या नहीं। तो ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे तो विष्णु गार्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये हार्ट विलेज चमोली की है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड की, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बेस्ड है।
और ये किस पे, अलकनंदा रिवर पे है। ये 444 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है। और ये जो रिवर है ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की है। और इसको ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के जॉइंट रिवर कमीशन की। देखिए अभी इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो है ये जॉइंट रिवर कमीशन है, ये एक बॉडी है जो कि इंडिया और बांग्लादेश में जितनी भी रिवर्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनका वाटर का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरह से जो पानी उसका है वो वहाँ इंडिया में कितना क्या क्या प्रोजेक्ट उस पर बनाए जा सकते हैं, क्या बांग्लादेश में क्या बनाए जा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की बेसिक नीड को पूरा किया जा सके। तो ये जॉइंट रिवर कमीशन बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, ये तुरंत जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है उसी के जस्ट बाद बनाया गया है। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ रिवर है, हम देख सकते हैं, जैसे पद्मा रिवर है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर इससे आ रही है और भी। तो अभी ये जो कमिटी का जो मीटिंग हुआ है, कमीशन का मीटिंग हुआ है, 38 मीटिंग हुई है, 38वीं मीटिंग हुई है। तो इसमें ये बताया गया है, कुछ इसके आउटकम आए हैं कि ये जो कुशियारा रिवर है, ये कुशियारा रिवर आप देख सकते हैं जी, जो इंडिया से आती है और इसमें बांग्लादेश में एंटर करती है। तो ये जो कुशियारा रिवर है ये इम्पॉर्टेंट है। ये इस बार इसमें इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आई हैं इस मीटिंग में। तो ये जो रिवर है ये बराक रिवर आप जानते हैं, जो बराक रिवर से की ये डिस्ट्रिब्यूटरी है। जो बराक रिवर जब आती है यहाँ के बॉर्डर पे, तो एक सुरमा रिवर में और कुशियारा रिवर में जो है 2 रिवर में बट जाती है। फिर ये दोनों रिवर जो है आगे जाके फिर एक जगह पे मिल जाती है, मरकुल टाउन है वहाँ पे जाके ये मिल जाती हैं। और फिर आगे जाके मेघना रिवर में जो है, जो कि ब्रह्मपुत्र का ही नाम है यहाँ पे आके, तो ये मेघना रिवर में जाके मिल जाती हैं। तो ये इस तरह से इनका सिस्टम है। तो ये जो कुशियारा रिवर है इस पे बात हुई है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस पे हुआ कि इन दोनों को जो वाटर है इस रिवर का, दोनों कंट्री कैसे एक दूसरे के लिए शेयर करेंगी, तो उस पर बात हुई है। और जो पिछली बार जब मीटिंग हुई थी 2019 में, तो उस वक्त बात हुई थी फेनी रिवर। फेनी रिवर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है फेनी रिवर, जो त्रिपुरा विलेज से मतलब त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में एक सबरूम टाउन है, सबरूम टाउन से वो रिलेटेड रिवर है। तो ये जो फेनी रिवर पे बात हुई थी 2019 में कि उस रिवर का जो पानी है, जैसे सबरूम टाउन में, ये जो त्रिपुरा का एक टाउन है, वहाँ पे पानी की थोड़ी दिक्कत थी, लोगों को पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं था। तो ये हुआ था कि किस तरह से वहाँ से पानी लेके वहाँ के जो पानी पीने की जो दिक्कत है उस सबरूम टाउन की, उसको एड्रेस किया जाए। तो फेनी रिवर पे ही बेस था। तो इस चीज़ को अब फाइनल कर दिया गया है कि कैसे क्या होना है, ये ड्रिंकिंग वाटर की जो नीड है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या डिज़ाइन करना है। तो ये बातें फाइनलाइज हुआ है, जो कि 2019 में स्टार्ट हुई थी। तो अब ये जो JRC है, जॉइंट रिवर कमीशन, इसको 1972 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। दोनों कंट्री के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं वो दोनों इसको हेड करते हैं जब भी ये मीटिंग होती है। और एक ये फैक्ट है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है करीब 54 रिवर हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो करीब 54 रिवर इन दोनों के बीच में हैं जो आती रहती हैं बॉर्डर, इसको क्रॉस ट्रांस बाउंड्री रिवर हैं। तो ये रहा हमारे आज के आर्टिकल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।